नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल जो एडवेंचर किया गवर्नमेंट ने अपोजिशन के जलसे को फ्लॉप साबित करने के लिए और एक गलत बयानी का और झूठ बोलने का जो एक उसने यूं समझिए कि डंका बजा दिया, वो बैक फायर कर गया। उसकी एक वजह तो खैर सोशल मीडिया थी जिसने जलसा गाह की वो चलाई वीडियो और लाखों करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखी और इस तरह वो गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा था उस पर लोगों को हैरत भी हुई। लेकिन आलमी मीडिया ने जो किरदार अदा किया, एक तो उसने इस मुहिम का बेड़ा गर्क किया। सबसे पहले बीबीसी ने रिपोर्ट दी कि मगरिब के वक्त जलसा गाह पूरी भर चुकी थी और बाहर सड़कों पर और आज़ादी चौक में हर तरफ लोग ही लोग थे। तो बीबीसी ने लिखा है कि बड़ी हैरत की बात उस वक्त हुई कि जब ये जलसा गाह भर चुकी थी और बाहर भी हजूम था, तो अचानक चंद टीवी चैनल्स ने ये इतला देना शुरू कर दी कि जलसा गाह खाली है और 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक चैनल ने ये खबर दे दी, ये असर के वक्त की बात है जब जलसा अभी शुरू भी नहीं हुआ था पूरी तरह, कि जलसा गाह के अंदर 70,000 लोग हैं। तो उस चैनल के मालिक को और उसके जो न्यूज़ सेक्शन के जो हेड थे उनको कहीं से फ़ोन आया और जिसमें डांट डपट की गई कि ये ऐसी रिपोर्ट तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ से फ़ोन आया होगा। बहरहाल सारा दिन ये मुहिम चलती रही। वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, शिबली, फराज और इस तरह के दूसरे लोग, आपने देखा कि सारा दिन कल भी और आज भी यही इसी बात पर लगे रहे कि जलसा फ्लॉप हो गया। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज दी है और लोगों ने देखा है, आज ज़माना ऐसा है कि हर आदमी तकरीबन इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। आज से 5 साल पहले अगर अल जज़ीरा को ख़बर देता था तो जो उसी को पता होता था जो अल जज़ीरा को रोज़ाना देखता था। अब तो तकरीबन हर आदमी जो ख़बर से दिलचस्पी रखता है, हालात हाज़िर से दिलचस्पी रखता है, वो सारा मीडिया खंगालता है। अल जज़ीरा ने लिखा कि 10,000 जो लोग थे वो जलसा गाह में मौजूद थे। इसी तरह तुर्की की न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि बड़ा कामयाब जलसा था और एक रशियन न्यूज़ एजेंसी ने, इसी तरह दूसरे इदारों ने, किसी ने लिखा कि 10,000 थे, किसी ने लिखा कि वेरी ह्यूज गैदरिंग थी, ट्रमेंडस लोग थे, इस तरह की बातें। तो ये प्रोपेगेंडा तो सारा बैक फायर कर गया। अब हुकूमत को जो खिफ़त हुई है वो शायद हमारे लिए तो खिफ़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, लेकिन उनके लिए तो वो तो माशाल्लाह क्या कहते हैं पंजाबी में कि ढीठ हड्डी से बना होना, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। शायद दिल में कुछ फील करते हों। तो कल क्या होता रहा, एक तो मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि एक दिन पहले ही ये तय कर लिया गया था कि 6,000 लोगों से ज़्यादा की गिनती नहीं बतानी। कल ये हुआ कि ये जो हुकूमत कहती है कि जलसा फ्लॉप हो गया और पैथेटिक था और बड़ा तरस आता है और इतना छोटा जलसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ, तो इतने छोटे जलसे पर गौर के लिए आज वज़ीर आज़म के सदारत में तर्जमानों और वज़ीरों का इजलास हुआ जो कई घंटे जारी रहा और उसका वाहिद एजेंडा ये जलसा था। और वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ इदारों से रिपोर्टें ली कि जलसे में कितने लोग थे, लेकिन उनका इत्मीनान नहीं हुआ। अब उन्होंने दूसरे महकमों को भी ये ड्यूटी दे दी है कि मुझे सही पता करके बताएं कि जलसे में कितने लोग थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में, यह पहला वाक़या है कि अपोजिशन ने एक जलसा किया है और हुकूमत जो है वो 2 दिन से इसी काम में मगन है, इसी काम में मसरूफ़ है कि गिनती कितनी थी, कितने लोग थे जलसा गाह में। और आज की जो कई घंटे का इजलास हुआ है उसमें एक तो जलसे पर बात हुई और इसमें लोगों ने डरते डरते या खुशामद के लिए या खुश करने के लिए यही बताया कि जलसा फेल था। शेख रशीद ने बताया कि जनाब आप फिक्र ना करें, मॉडरेट सा जलसा था, औसत दर्जे का, यानी इतना बड़ा नहीं था जिससे आप घबरा जाएं। लेकिन वो उनकी तसल्ली नहीं हो रही। और इन 3-4 घंटे के इजलास में जलसे के अलावा काफ़ी देर जो मौजू ज़ेर बहस रहा वो मरीम का था। वज़ीर आज़म ने मरीम को खूब सुनाई और अपना गुस्सा निकाला, कैथारसिस किया कैबिनेट के वज़ीरों के सामने। और ये बस ये एक निकाती एजेंडा था जिसमें मरीम का जिक्र खुद ब खुद आ गया। तो ये सूरत हाल थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये हुई कल, जिस तरह के आप तक भी ये इतला पहुंच गई होगी कि सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि आपने गिनती ज़्यादा नहीं बतानी है और ये बताना है और ये फ़िक्र लिखना है, ये टिकर चलाना है। वो ये हदायत एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो रही थी, गवर्नमेंट के अलावा किसी और तरफ से भी ये इतलात जारी हो रही थी। हम तो या कोई और साहब तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने नाम ले दिया कि ये फ़लाँ इदारे के लोग थे जो ये सारी दबाव डाल रहे थे और हदायत दे रहे थे। उन्होंने उस इदारे का नाम लेकर उसकी मजम्मत की है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ में। इससे पहले इस इदारे पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा और न किसी ने लगाने की ज़रूरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा और बाकी अपोजिशन के लीडरों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनकी तायद की। तो ये एक बहुत अहम वाक़या है जिसको पब्लिक ने नोट किया और पब्लिक से ज़्यादा मेरे ख्याल में इदारों ने इस बात को नोट किया हुआ कि ये चीज़ एक्सपोज हुई है और मामला सारा बैकफायर कर गया, जिसका
नुकसान है अपोजिशन को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको नुकसान नहीं होना चाहिए था उनको इसका नुकसान होगा। और ख़ुद गवर्नमेंट जिस तरह परेशान है उसकी परेशानी हर वज़ीर के बयान से आपको नज़र आ जाती है कि जो वज़ीर मीडिया पर आता है वो सबसे पहले यही बात करता है कि जलसा फ्लॉप हो गया। तो मुझे ख्याल आया कि जर्मनी में तो एक गोइबल्स था जो हिस्ट्री में ज़िंदा हो गया अपने कारनामों की वजह से। खान साहब ने तो माशाल्लाह 300-400 गोइबल्स की फ़ौज पाल रखी है, और लेकिन ये है कि गोइबल्स की बात पर लोग एतबार कर लेते थे। ये जो है ये उल्टा ये पोरस के हाथी साबित हुए, इन पर कौमी ख़जाने से बेपनाह रकम खर्च की जा रही है। और एक नेटवर्क है इन 300-400 तर्जमानों के अलावा, एक नेटवर्क है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। उनको चेक करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में एक सिस्टम कायम है जो ये देखता है कि जो ट्वीट्स इनको दी गई थी रीट्वीट्स करने के लिए, उनको ट्रेंड बनाने के लिए उनको इन्होंने क्लिक किया या नहीं किया, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। दुनिया में इससे पहले और कहीं नहीं हुआ, खुद अमेरिका में भी नहीं हुआ, जहाँ ट्रंप और उसके मुखालफों के दरमियान एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया वार चलती रही है, वहाँ भी इतने बड़े पैमाने पर यह काम नहीं हुआ। हुकूमत के बयान का जो आगाज़ होता है वो ये है कि जलसा फ्लॉप था, और तान इस बात पर टूटती है कि हमें ऐसे जलसों से कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी नहीं है तो फिर जनाब ये क्या चक्कर है कि इस तराब ने ये सारे उफ़क़ इस हुकूमत के सारे दायरे को अपनी लपेट में ले रखा है। वो क्या है, अल्लामा इकबाल का मिसरा कि नील के साहल से लेकर ताबहा के काशगर परेशानी ही परेशानी है। यहाँ नील और काशगर का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मुराद है। तो नील के साहल से लेकर ताबहा के काशगर हर तरफ परेशानी की धुंध उड़ रही है और परेशानी को गुबार छाया हुआ है, चेहरों से परेशानी नज़र आ रही है। और हकीकत एक बड़ी दिलचस्प ये है कि इमरान खान को और उनकी काबीना को ये अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इनको कुछ पता नहीं। हालांकि उन्हें यकीन है कि इदारे हमारे साथ है। अभी 2-3 दिन पहले एक बड़े हुकूमत के ज़िम्मेदार का बयान आया था कि अदलिया भी हमारे साथ है, फ़ौज भी हमारे साथ है, इदारे भी हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं। ये कहना कि हमें कोई डर नहीं, खुद इस डर की एक बहुत बड़े डर की गमबाजी कर रहा है। जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है, बज़ाहिर तो आप कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने और अपोजिशन ने जो ब्रीफिंग दी है जाती उमरमा इजलास के बाद, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है। नई बात यह है कि एक तो इस्तीफ़े की तारीख़ों पर पीपल्स पार्टी को कुछ इख्तिलाफ था, वो तय हो गया है, और ये इत्तफ़ाक़ राय से तय पाया है कि तमाम जमातें 30 इस महीने की आखिरी तारीख तक इस्तीफ़े अपनी क़यादत को जमा करा देंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से इनकार नहीं था, लेकिन तारीख़ों के मसले पर उसको कुछ एतराज़ था और उसकी तारीख़ों के हवाले से उसकी अपनी तजवीज़ थी। अब ये पीछे हटे हैं या वो पीछे हटे हैं, बहरहाल एक तारीख़ पर इत्तेफाक हो गया है, और ये बड़ी माने-खेज़ बात है। और साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि जो लॉन्ग मार्च होगा वो फरवरी के पहले अशरे में या इसके आसपास होगा। यानी लॉन्ग मार्च की डेट तकरीबन तय समझिए, इसलिए कि 1 फरवरी को तारीख़ का ऐलान होगा, और तारीख़ ज़ाहिर है वो कोई 1 महीने के बाद की तो नहीं देंगे और ना ही 1 हफ़्ते के बाद की देंगे। तकरीबन गोल मोल अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि 10 से लेकर 15 फरवरी तक कोई भी तारीख़ लॉन्ग मार्च का ऐलान बन सकती है। और ये जो लॉन्ग मार्च का आज फैसला हुआ है कतई अंदाज में, उसके साथ में जो तायदी फैक्टर है वो ये है कि तमाम जमातों ने अपनी सेकंड लाइन की जो क़यादत है उसको लॉन्ग मार्च की तैयारी की हदायत दे दी है। नाज़रीन, एक पॉइंट मैंने शायद पहले भी एक मरतबा पेश किया था कि ये जो मौजूदा इत्तेहाद है अपोजिशन का PDM, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इस लिहाज से मुनफरद है कि इसमें 50% की नुमाइंदगी नहीं है। क्योंकि माजी में यही होता रहा है कि अगर आधे लोग अपोजिशन पार्टियों के साथ हैं तो उतने ही लोग हुक्मरान पार्टी के साथ भी होते थे। मसलन अगर पीपल्स पार्टी ने अलायंस बनाया तो अगर 50% लोग उसके साथ थे तो तकरीबन 50% लोग नवाज़ गवर्नमेंट के साथ होते थे। या अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने अलायंस बनाया है तो वहाँ भी ये मामला 50-50 कम व बेश 40-60 कर लें। लेकिन ये इस मरतबा ये है कि ये नुमाइंदगी बहुत वसी तरह है, पब्लिक सपोर्ट जो है इसको परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बताऊँ कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, RTS का जो निज़ाम था वो बिठा दिया गया, पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए और इंतखाबी गिनती की जो लिस्टें थी वो फाड़ दी गई और उनकी जगह नई लिस्टें लिखकर PTI के लोग जितवाए गए। इसके बावजूद मौजूदा PDM की जमातों को जो वोट मिले वो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यानी तब्दील शुदा जाली नतायज के मुताबिक भी 70% बनते हैं, और 30% वोट जो थे वो हुक्मरान इत्तेहाद ने लिए। सबसे ज़्यादा PTI ने, उसके बाद उसमें काफ लीग भी है, उसमें MQM भी है, और शायद एक आध पार्टी कोई छोटी मोटी और भी है, सिंध का
GDA वगैरह, तो ये 30% वोट हैं उनके और 70% वोट सरकारी दादो शुमार के मुताबिक PDM के पास है। लेकिन अगर धांधली को आप हटा दें, यानी अगर धांधली ना होती, तो क्या ख्याल है कि ये वोट 70% से ज़्यादा नहीं बनते थे? मेरा अंदाज़ा ये 75% भी ज़्यादा वोट बनते थे। 75% तो आप ये लगा लें और फिर ये देखें कि 2 साल में PTI का जो वोट बैंक है वो कितना कम हुआ है। अगर आप आवाम से इंटरेक्ट करते हैं और गली मोहल्ले में, चौक चौराहे में आपका राब्ता है, तो आपको मालूम होगा, आप ये जानते होंगे कि अगर पहले 10 आदमी PTI की हिमायत करते थे, तो अब बमुश्किल से उनकी जगह एक आदमी आपको मिलेगा जो पहले की तरह PTI की हिमायत करता पाया जाएगा। तो ये फिर एस्टीमेट जो है आप ख़ुद बना लें कि इस वक्त PDM को पाकिस्तान के अवाम की कितनी परसेंटेज की हिमायत हासिल है। यानी ये बहुत बड़ा अलायंस है, इसकी पब्लिक सपोर्ट की बेस बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि हुकूमत और उसके जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते जिनको हम कहते हैं, वो परेशानी और एक टेंशन और तनाव का शिकार हैं और क़ुव्वत फ़ैसला उनकी आपको महसूस होगी कि वो जिस तरह सही तौर पर काम नहीं कर रही। उसका एक सबूत यह है कि कल के जलसे को जिस तरह रियासती सतह पर नाकाम बनाने की कोशिश की गई और उस पर ज़ोर लगाया गया, ये इसकी मिसाल मिलती है। ना इदारों से इसकी तवक्को की जाती है। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है और इस ब्लंडर का जो नुकसान है वो तो जिन्हें होगा वो होगा, इसका फ़ायदा अपोजिशन उठाएगी। और अब खुलासा ये है कि सूरत हाल जलसों की तरफ जा रही है। यानी एक मरला जो बड़े जलसों का था वो ख़त्म हो गया, अब दूसरा मरला है जो ज़्यादा तलातम खेज़ होगा, क्योंकि डिविजनल हेड क्वार्टर्स में जलसे होंगे और वो जलसे छोटे जलसे नहीं होंगे, कारण मीटिंग नहीं होंगे, बल्कि अपने इलाके के बड़े जलसायाम होंगे जो पूरे इलाके में एक किस्म की तहरीक और तहर्रुक पैदा करेंगे, जिसका अंदाज़ा करके हुक्मरान पेश की परेशान हो रहे हैं। और ये 1 महीना तो ये हो गया जलसों का। उसके बाद लॉन्ग मार्च की जो तारीख का ऐलान होगा, तो ऐलान से लेकर लॉन्ग मार्च होने तक ये अरसा बहुत ही ज़्यादा तनाव का होगा। और जिस तरह के आपने TV पर सुना होगा, कई सीनियर रज़ियाकार और डिप्लोमेट किस्म के लोग अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि तसादम का ख़तरा है, तसादम होगा और फिर बिसात लपेट दी जाएगी, ये होगा। मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जिनकी क़ुव्वत फ़ैसला अब काम नहीं कर रही, उन्हें कोई ना कोई फ़ैसला उस वक्त करना पड़ेगा। इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।